हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में। नॉर्डिक कंट्रीज ये अक्सर आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि वहाँ पर काफ़ी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड है, वहाँ के लोगों का रहन सहन और बिल्कुल शांतिपूर्ण काफ़ी अच्छा एक माहौल होता है नॉर्डिक कंट्रीज का। तो अब नॉर्डिक कंट्रीज है क्या? पूरा विश्व का जब आप मैप देखेंगे तो जो नदर्न मोस्ट पार्ट है मैप का, नदर्न मोस्ट पार्ट का जो वेस्ट यूरोप साइड हो गया, वेस्ट यूरोप साइड, और ये जो है अंटार्कटिक तक इसका ये एक्सटेंशन है। तो ये हमारा एरिया कहलाता है नॉर्डिक। इसके अंदर टोटल 5 कंट्रीज है, 5 देश है, और ये पांचों देश को मिलाकर उसको नॉर्डिक कंट्रीज कहा गया है। 5 देश कौन कौन से हैं? पहला स्वीडन, दूसरा नॉर्वे, तीसरा फिनलैंड, चौथा डेनमार्क और पांचवा आइसलैंड। अब इसको मैप में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आइसलैंड, ये हमारा हो गया डेनमार्क, इधर हो गया नॉर्वे, और ये हमारा रेड कलर वाला हो गया स्वीडन, और ये ग्रीन कलर का हो गया ये फिनलैंड। तो टोटल ये 5 देश है, और पांचों देश को आपस में मिला के यानी सामूहिक रूप से हम लोग इसको नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं नॉर्डिक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब वहाँ का डेमोक्रेसी कैसा है, वहाँ का प्रजातंत्र, वहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है, उसका मॉडल क्या है नॉर्डिक कंट्रीज का। तो पहला चीज देखें कि दिज नेशंस आर नोन फॉर हाई लिविंग स्टैंडर्ड। माने जो ये 5 देश है, इस 5 देशों को देखा जाए तो वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा हाई लिविंग स्टैंडर्ड है, और लो इनकम डिस्पैरिटी। लो इनकम डिस्पैरिटी का मतलब हो गया कि वहाँ पर गरीब अमीर का जो अंतर है वो बहुत ही कम है। मतलब ना तो वहाँ कोई गरीब है और ना वहाँ कोई अमीर है, सभी का लगभग इक्वल लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है। हल्का फुल्का मार्जिनल डिफरेंस है, बिल्कुल लो है। तो इस वजह से वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा है और इनकम डिस्पैरिटी कम है। दूसरा देखें, दूसरा ये बताता है कि द मॉडल इज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म एंड सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का मतलब क्या हुआ। फ्री मार्केट हम लोग कहते हैं किसको हैं? फ्री मार्केट का मतलब हो गया कि सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करता है। सप्लाई और डिमांड मतलब अगर यहाँ पे कम सप्लाई होगा प्रोडक्ट तो उसका डिमांड हाई हो जाएगा, और जब डिमांड हाई होगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा, उसका प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ से अगर देखें कि सप्लाई बढ़ गया तो स्वाभाविक है डिमांड के अनुसार अगर सप्लाई बढ़ गया तो स्वाभाविक इसका प्रोडक्ट का जो रेट है उसका वैल्यू डाउन होगा, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो डाउन होगा। तो इस तरह से फ्री मार्केट के रूप में काम करता है। मतलब फ्री मार्केट को आप दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फ्री मार्केट एक इकोनॉमिक सिस्टम का ऐसा सिस्टम है जो कि कंप्लीट बेस्ड है, कंप्लीट उस पर आधारित है सप्लाई और डिमांड पर। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता है। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो गया तो आप अपना प्रोडक्ट को, अगर लगता है कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, आप उसका वैल्यू बढ़ा देंगे, उसका प्राइस बढ़ा देंगे। अगर लगेगा कि नहीं आपका प्रोडक्ट कम बिक रहा है, उसका डिमांड ज़्यादा नहीं है और सप्लाई या मार्केट में ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो स्वाभाविक है उसका वैल्यू गिरेगा। तो इस तरह से फ्री मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट का दाम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता। तो इस मॉडल पर काम करती है। उसके साथ साथ देखेंगे कि ये बात करती है सोशल वेलफेयर की। अब सोशल वेलफेयर में मतलब वहाँ का जो सोसाइटी है, वहाँ का समाज है, उसको कैसे लाभ पहुंचाया जाए। तो लाभ पहुंचाने के लिए वहाँ पर जो टैक्स पेयर्स है, जो वहाँ पे टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स पे करके देते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। गवर्नमेंट उसको उस टैक्स पेयर से पैसा कलेक्ट करके वो जो बाकी लोग जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो संसाधन नहीं है, वो सुविधा नहीं है, उन तक वो पहुंचाते हैं। यानी कहा जाए तो बेनिफिट जो है वो जो उस देश के सभी सिटीजन्स हैं, सभी नागरिक हैं, वहां तक पहुंचता है। तो ये एक यूनिक मॉडल है जो कि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म और सोशल वेलफेयर दोनों पे काम करता है। तीसरा देखिए बात, तो ये एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कि गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है उसको बहुत कम किया जाता है, कम किया जाता है। और इसका मेन वजह है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेज। मतलब टैक्सेज कलेक्ट के उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और इससे क्या होता है कि हमारा पब्लिक सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा काम करती है, और जिसका फायदा होता है कि हमारे यहाँ जो कैपिटलिज्म है, जो बेनिफिट है,
वो सभी लोगों को मिलता है। कुल मिला के एक हाथ देखा जाए तो नॉर्डिक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी का मुख्य मकसद है कि वहाँ का लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, इनकम डिस्पेरिटी कम है, और वहाँ पे कॉम्बिनेशन है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म और सोशल वेलफेयर का। ठीक है, वहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कि अमीर और गरीब का जो बीच में जो गैप है उसको बहुत हद तक कम किया गया है, और उसको कम करने के लिए तरीका अपना दिया गया है, वो टैक्सेशन जो टैक्स कलेक्शन होता है उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और पब्लिक सेक्टर को बूस्ट किया जाता है, और वहाँ के जो सभी सिटीजन्स हैं उनको लाभ पहुंचाया जाता है। इसको आप पिक्टोरिकल डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि नॉर्डिक कंट्रीज का कंसेप्ट कैसे काम करता है। तो जो भी टैक्स पेयर्स हैं टैक्स पे करते हैं, और ये टैक्स जो है कलेक्शन करके गवर्नमेंट के पास पहुंचती है। अब एक गवर्नमेंट जो है इसको तीन तरह से इसको खर्च करती है। पहला, वहां पे मान लीजिए फ्री एजुकेशन दे रही है लोगों को, और एजुकेशन सभी देश में बिल्कुल फ्री होनी चाहिए क्योंकि ये हमारा जन्म से ही अधिकार होता है हमारा एजुकेशन, तो ये होना चाहिए। तो क्या करती है कि गवर्नमेंट टैक्सेज वसूलती है टैक्स पेयर्स से, उसके बाद में गवर्नमेंट कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट खर्च करती है, एजुकेशन सिस्टम को फ्री करती है, हेल्थ केयर को फ्री करती है, और साथ साथ बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। तो ये हमारा नॉर्डिक मॉडल हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से और भी देशों को सोचना चाहिए। अब नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में और कुछ हम लोग देखें तो नॉर्डिक कंट्रीज में डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है, संवैधानिक वहाँ पे राजतंत्र है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। लेकिन बात करें फिनलैंड और आइसलैंड का तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। नॉर्डिक कंट्रीज जो है वो कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं 1.6 ट्रिलियन इकोनॉमिक का लगभग आसपास का, मतलब ये जो कलेक्टिव कंट्रीज है, जो 5 कंट्रीज है नॉर्डिक कंट्रीज, वो शेयर करते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज कलेक्टिवली रिप्रेजेंट 1.6 ट्रिलियन इकोनॉमी, 1.6 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। टोटल बायोलेटरल ट्रेड की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज में इंडिया के साथ जो बायोलेटरल ट्रेड है नॉर्डिक कंट्री जो इंडिया का, वो है 13 बिलियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो ये सारे जो कंट्रीज है वो टॉप अचीवर्स होते हैं किस मामले में, जैसे कि इंडेवर्स, ह्यूमन इंडेवर्स, मतलब वहाँ का जो मानव का जो वैल्यू है, तो वहाँ का ह्यूमन इंडेवर इसके मामले में काफ़ी अच्छा है परफॉर्मेंस। उसके अलावा वहाँ पे काफ़ी अच्छा इनोवेशंस हैं, इनोवेटिव आइडियाज हैं, और उसको हम लोग इनोवेशन नए नए चीज़ों को खोजते हैं, उस पर काम करते हैं। तीसरा है क्लीन एनर्जी को वहाँ पे बढ़ावा देते हैं। चौथा है ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कि पॉल्यूशन नहीं के बराबर हो, जिसको ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और एजुकेशन, ये जो नॉर्डिक कंट्रीज है बेसिकली टॉप लेवल में आता है, पूरा विश्व के टॉप अचीवर्स में आते हैं। किसमें? ह्यूमन ह्यूमन इंडेक्स की बात करें तो ओवरऑल ये ह्यूमन इंडेवर या ह्यूमन इंडेक्स कह सकते हैं। दूसरी बात है इनोवेशन में काफ़ी अच्छा है, क्लीन एनर्जी में काफ़ी अच्छा काम करती है, ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, और एजुकेशन सिस्टम पे काफ़ी अच्छा वर्क करती है। तो ये हमारा हो गया ये नॉर्डिक कंट्रीज जो कि एक बेस्ट अचीवर्स में आते हैं। इंडिया के साथ में इंडिया और नॉर्डिक का कंट्रीज का समिट होता है, बैठक होता है। रिसेंटली देखा जाए या रिसेंटली यानी कह सकते हैं पिछले साल, तो 4 मई 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उस सेकंड इंडिया नॉर्डिक का जो समिट हुआ था उसमें भाग लिए थे, और ये कॉन्फ्रेंस जो है अटेंड किया गया था। जो प्राइम मिनिस्टर हैं डेनमार्क के, आइसलैंड के, फिनलैंड के, स्वीडन के और नॉर्वे के, तो ये सारे प्रधानमंत्री आपस में मिलकर ये जो सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट है उसका उसमें भाग लिए थे। और ये जो किया गया था इस बार डेनमार्क में होस्ट किया गया था, डेनमार्क में इस बैठक का आयोजन किया गया था। पहला जो इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था 2018 में। सेकंड समिट इसको जो है प्लान किया गया था बेसिकली जून 2021 में, लेकिन कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा माहौल इसमें चेंज हुआ और इसके बाद में इसको फिर से रीशेड्यूल किया गया, और रीशेड्यूल करने के बाद में 4 मई 2022 को इसको सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। तो जो फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट था उसमें जो 6 नेशन उन लोगों का मुख्य कमिटमेंट जो था कि ग्लोबल सिक्योरिटी हो यानी वैश्विक सुरक्षा की बात किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात किया जाता है, इनोवेशन नए नए आइडियाज वगैरह की बात किया जाता है, और क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज पे जो है फिर से दोहराया गया। जो 2022 में जो मीटिंग हुआ उसमें फिर से इस बात पर दोहराया गया जो 2018 में इस चीज को सोचा गया था। कौन कौन से पॉइंट? यही है ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन और क्लाइमेट चेंज। तो इस तरह से इंडिया नॉर्डिक समिट का जो सेकंड पार्ट है यानी सेकंड समिट जो है वो 4 मई 2022 को कंक्लूड हुआ। तो इस तरह से हम लोग इस लेसन में बात किए इंडिया और नॉर्डिक समिट के बारे में।
और इसके साथ साथ नॉर्डिक कंट्रीज के अलावा हम नॉर्डिक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की बात किए, नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में कुछ जानकारियां हासिल किए, और इसके साथ साथ इंडिया नॉर्डिक समिट के बारे में बात की। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।